देखिए डॉट नेट फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर को हमने पहले भी समझा था। क्या करता है, क्या प्रोवाइड करता है, तो हमें कई लैंग्वेज का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, कॉम्बिनेशन देता है। आप चाहें तो वीबी के कोड यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो सी प्लस प्लस के, आप चाहें तो सी शार्प, यानी एनी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और वो लैंग्वेज जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उस लैंग्वेज के कोड को ये जो कंपाइल करता है या मशीनी कोड में बदलता है, उसके लिए ये CTS का यूज़ करता है, CLS का यूज़ करता है, BCL का यूज़ करता है, CLR का यूज़ करता है। यहाँ पर दिया है CLS यानी कॉमन लैंग्वेज सिस्टम या स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ से कोड CLS के पास जाएगा, जो एक अपना कंपाइलर होता है, यानी उस लैंग्वेज का खुद का अपना कंपाइलर इसके पास होगा, वो कंपाइल एक्टिवेट होगा। देन यहाँ पर उस कोड को लेने के बाद आपको, यानी ये पूरी टेक्निक होगी CLR के द्वारा, CLR के माध्यम से नेटिव कोड में ये बदला जाता है। तो यहाँ पर अपना इसका खुद का कंपाइलर आएगा, वो कंपाइलर उसको कन्वर्ट करके MSIL को देगा, MSIL लेकर के JIT के माध्यम से CLR जिसके अंतर्गत होता है ना, CLR के अंतर्गत JIT होता है, तो JIT के माध्यम से उसको नेटिव कोड में बदल दिया जाता है। यहाँ पर हमें जो सर्विसेज मिलती है उसमें क्या क्या मिलता है, तो हमें मिलता है वेब एप्लीकेशन और PC एप्लीकेशन। यदि कोई प्रोग्रामर चाहता है कि वो PC एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहता है तो वो डॉट नेट पर ही PC एप्लीकेशन डिजाइन कर पाएगा। वो चाहता है कि वेब एप्लीकेशन डिजाइन डेवलप करे तो वेब एप्लीकेशन, ठीक है। यानी खास तौर पर वेब PC एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन विंडो फॉर्म, जो वेब एप्लीकेशन है वो तो एनी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो एज ए ब्राउजर को ध्यान में रख करके डिजाइन डेवलप किया जाता है और लगभग लगभग सभी ब्राउजर पर वो ओपन होगा। लेकिन बस थोड़ा सा कंप्लीटली जो कि कहते हैं हम, वो कहीं ना कहीं अन्य ब्राउजर पर नहीं चलेगी, जिसको ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया उस पर ज़्यादा अच्छे से वो परफॉर्म होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट तो ज़्यादा अच्छा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर पर या माइक्रोसॉफ्ट एज जिसको कर दिया गया है उस पर, या क्रोम पर भी बखूबी वो चलता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग्स या जो विजिबिलिटी है उनमें कहीं ना कहीं इश्यूज हल्के फुल्के आएंगे, क्योंकि यदि ऐसे इश्यूज नहीं आते तो गूगल क्रोम को डिजाइन नहीं करता। क्योंकि जब क्रोम नहीं था तब गूगल को अपनी साइट चलाने के लिए प्लेटफॉर्म अलग यूज करना होता था, यानी जैसे माइक्रोसॉफ्ट का या फिर एडोब का, यानी बहुत सारे ब्राउजर पहले से अवेलेबल थे जब गूगल क्रोम नहीं था तब थे। फिर भी उन्होंने यानी गूगल ने कहीं ना कहीं क्रोम को डिजाइन डेवलप किया। तो यहाँ पर खास तौर पर जो ध्यान में रखा जाता है वो विंडो फॉर्म रखा जाता है, यानी विंडो एप्लीकेशन। इसमें यानी विंडो एप्लीकेशन के लिए PC एप्लीकेशन डिजाइन की जाएंगे। वेब एप्लीकेशन में ऐसा नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज बने रहते हैं फिलहाल के लिए। कैसे ये कंसेप्ट डेटाबेस के लिए क्या करेगा, तो डेटा एंड एक्सएमएल क्लासेस के अंदर होती है और इसी के अंतर्गत FCL होता है ना, जिसको हम बोलेंगे फ्रेम वर्क क्लास लाइब्रेरी, जो विभिन्न लैंग्वेज की क्लास लाइब्रेरी रहती है। यानी जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसके फंक्शंस, उसके मेंबर फंक्शन, उसके क्लास ऑब्जेक्ट आपको उसी इन्वायरमेंट में यहाँ पर मिलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी या BCL बेस क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। और CLR जिसके हम आगे डिटेल में समझेंगे। यही इसमें पूरा दे रखा है। डिफाइन डॉट नेट टेक्नोलॉजी कैसे डिफाइन किया गया, तो डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप की गई एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट या रन करने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। इन शॉर्ट यह है कि फ्रेमवर्क जिसकी हेल्प से विंडो एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन को डेवलप या रन किया जा सके। इस सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क में बहुत सारी क्लास लाइब्रेरी होती है, जिनको कि फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी यानी FCL कहा जाता है, एवं ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज इंट्रो प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी एक लैंग्वेज का दूसरे लैंग्वेज में आप कोड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर की लैंग्वेज इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब यह है कि हर लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड यूज कर सकती है। जो प्रोग्राम डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए लिखे होते हैं वो कॉमन लैंग्वेज यानी CLR के सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट होते हैं। CLR एक एप्लीकेशन वर्चुअल मशीन होती है जो कि सिक्योरिटी, मेमोरी मैनेजमेंट, एक्सपेंशन हैंडलिंग, सर्विस प्रोवाइडर आदि की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। CLS यानी कॉमन लैंग्वेज सिस्टम, FCL और CLR डॉट नेट फ्रेमवर्क बनाते हैं, यानी डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये सब कॉम्बिनेशन होगा।
तो डॉट नेट फ्रेमवर्क का क्या है, एक फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर है प्रोग्रामर्स के लिए, किसी भी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को डिजाइन डेवलप करने का जरिया है, न कि लैंग्वेज है। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉट नेट फ्रेमवर्क को क्या है, तो आप ये कतई नहीं कहेंगे कि डॉट नेट एक लैंग्वेज है। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है जो विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज C++ है, वीबी है, C# है, J#, ये लैंग्वेज है, लेकिन इन लैंग्वेज के कोड को कंपाइल करने का एक जरिया है वाया FCL, CLR, BCL के माध्यम से और CTS के माध्यम से। आगे दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट का गोल है कि ये इंडिविजुअल और बिजनेस में यूजर के लिए एप्लीकेशन और एंड कंप्यूटिंग डिवाइस पर इंटरऑपरेबिलिटी एंड वेब एप्लीकेशन बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करवाना है एवं कंप्यूटिंग एक्टिविटी को वेब ब्राउजर ओरिएंटेड बनाना है। एक्चुअल में डॉट नेट फ्रेमवर्क को डिजाइन किए जाने में मेन ऑब्जेक्टिव ये थे, क्या क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना, क्योंकि लैंग्वेज का जो दौर चला उसमें उप्स बहुत ही एक नए कंसेप्ट के साथ उभरा। इसके पहले स्ट्रक्चर लैंग्वेज में प्रोग्राम डिजाइन करना काफ़ी टफ था एक प्रोग्रामर के लिए, तो उसको तो ध्यान में रखना ही था माइक्रोसॉफ्ट को कि उप्स के आधार पर कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग कर सके, तो ये तो मेन ऑब्जेक्टिव था ही था। साथ ही क्या था, अलग अलग एप्लीकेशन जैसे कि विंडो बेस एंड वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना, क्योंकि एक प्रोग्रामर जब कोई एप्लीकेशन डिजाइन डेवलप करता है तो उसको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि वो वेब एप्लीकेशन के लिए किस प्लेटफॉर्म पर जाए और पीसी एप्लीकेशन के लिए किस प्लेटफॉर्म पर जाए। और ये स्वाभाविक सा है कि वेब एप्लीकेशन की कोडिंग डिफरेंट होगी, पीसी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर अलग होगा, तो उसे अलग अलग लैंग्वेज के फंक्शनैलिटी, उसके स्टेटमेंट्स, उसकी क्लास, उसके ऑब्जेक्ट, उन सभी को ध्यान में रखना पड़ता था। और वो कैसे सपोर्ट करेगा, ये एक सबसे बड़ा कह दें कि एक डिफिकल्टी कहीं ना कहीं होती है कि जब हम वीबी के अंतर्गत कोई क्लास वर्क यूज़ कर रहे हैं या कोई उदाहरण के तौर पे कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी तक हमने एक्सेल में फंक्शन यूज़ किया, तो एक्सेल में फंक्शन यूज़ करने का तरीका इक्वल सम लगा देते थे, लेकिन MS एक्सेस के अंतर्गत हमने उसी को एंगल ब्रैकेट के अंतर्गत, स्क्वायर ब्रैकेट के अंतर्गत असाइन लिया, देन प्लस करवाया। यानी इसका तरीका अलग, उसका तरीका अलग। सेम जब अलग अलग लैंग्वेज में आप जाएंगे तो उनकी जो फंक्शनैलिटी है उनको असाइन करने के तरीके भी डिफरेंट होंगे। तो एक यूज़र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो इसको भी समझे, इसमें ऐसे लगाते हैं, इसमें ऐसे कॉल किया जाता है, जैसे C के अंतर्गत या C++ के अंतर्गत करली ब्रैकेट से लगाया जाता है, उसको बंद किया जाता है, VB.NET के अंतर्गत ऐसा नहीं किया जाता है, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा उसको। जैसे इफ स्टेटमेंट लगाया, डू वाइल लगाया, फॉक्स प्रो के अंतर्गत लूप लगाने का तरीका अलग होता है और वीबी के अंतर्गत थोड़ा सा अलग होता है, हालांकि वो दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन यदि फिर भी हम लैंग्वेज की बात करें, यदि फॉक्स प्रो प्रोग्रामिंग करते हैं और C++ प्रोग्रामिंग करते हैं, तो दोनों में यूजर को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों को खास तौर पर ध्यान रखा गया कि क्यों ना हम एक जैसा ही आर्किटेक्चर दें, लगभग कुछ सर्विसेज डिफरेंट होगी जिसको याद रखना पड़ेगा, बाकी को पूरा एनवायरनमेंट वही मिलेगा, उसे ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम एक अलग कंसेप्ट पे जा रहे हैं वेब एप्लीकेशन के लिए, एक अलग कंसेप्ट या डिफरेंट कंसेप्ट पर जा रहे हैं पीसी एप्लीकेशन के लिए। तो वो एक मेन ऑब्जेक्टिव इसमें था। एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना है, ये इंश्योर करना कि डॉटनेट फ्रेमवर्क बेस्ड किसी दूसरे कोड में इंटीग्रेट हो सके, जिस कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं। डॉटनेट टूल में क्या क्या दिया गया, तो विंडोज सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए विजुअल स्टूडियो डॉटनेट टूल को डिजाइन किया गया, एक आर्किटेक्चर उन्होंने पूरा डिजाइन किया जो कि डेवलपर को डॉटनेट सपोर्ट करने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन होने वाली स्टैंडअलोन और विंडोज इंटरेक्टिव वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज क्रिएट करने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यानी आईडी टूल प्रोवाइड करवाता हूँ। क्योंकि एक वेब एप्लीकेशन के लिए बड़ी समस्या होती है, जैसे हम पीसी एप्लीकेशन में पहले से अवेलेबल था वीबी, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल बेसिक को वेल आईडी आधारित डिजाइन कर दिया था, जिसमें रेडीमेड टूल्स हैं उनको उठाओ और डालो। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर इसको थोड़ा सा ओपन करके देख लेते हैं, जिस आईडी टूल की हम बार बार बात कर रहे हैं। वीबी को ओपन करने के लिए, यानी वीबी डॉटनेट या डॉटनेट को ओपन करने के लिए आप स्टार्ट पे जाइएगा और ऐसे स्क्रॉल करिएगा। इसमें आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जो भी संस्करण आपके सिस्टम में लगभग यही मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005। हालांकि इसके कई नए वर्जन आ गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट
विजुअल स्टूडियो 2005 के अंतर्गत ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2005 जो इन्फिनिटी का सिंबल है वो यहाँ पर मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ये इस प्रकार से ओपन होगा। तो यहाँ पर एक विंडो ओपन हुआ है जिसको हम फ्रेमवर्क विंडो कहेंगे। यहाँ पर आपको दो सर्विसेज मिल रही है, प्रोजेक्ट और वेबसाइट। यानी आप पीसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं या वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। फिलहाल हम वीवी पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, हम पीसी एप्लीकेशन पे जाएंगे यानी प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में भी दो ऑप्शन है, दोनों में ही क्या, ओपन और क्रिएट। यानी पहले का, क्योंकि एक एक प्रोग्राम नहीं होता, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट इसके अंदर होता है फिलहाल, इसलिए उसका नाम प्रोग्राम ना होकर के क्या मिलेगा आपको, प्रोजेक्ट। यानी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये डिफाइन करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जैसे आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट का बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का बना रहे हैं, कॉलेज मैनेजमेंट का बना रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट का बना रहे हैं, मेडिकल मैनेजमेंट का बना रहे हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बना रहे हैं, या कोई शॉप भी हो सकता है, ठीक है, ईआरपी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन लैंग्वेज विंडो ओपन होती है जिसको हम फ्रेमवर्क विंडो कहते हैं। तो इस फ्रेमवर्क विंडो में यहाँ पर आपको अलग अलग लैंग्वेज के ऑप्शन से मिल जाएंगे। जैसे आप चाहते हैं विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक में क्या बनाना चाहते हैं, जैसे हम विंडो एप्लीकेशन बनाना, तो सीधी सी बात हम विंडोज सेलेक्ट करेंगे। यदि हम सी शार्प का कोड यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सी शार्प। वही सारी सर्विसेज आपको किसमें मिलेगी, सी शार्प में। यानी कि आर्किटेक्चर आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आप कोड लिखना चाहते हैं, या किस कोड, कौन सा कोड आपको आता है, उसमें वो पूरे आईडी टूल एज इट इज मिलने वाले हैं। यानी यहाँ पर एक आर्किटेक्चर जो इन्वायरमेंट होता है, कहते हैं ना कि हम एक एक कोई चीज जाते हैं तो भूलते नहीं है। कई मामलों में हम घर में अपने जहाँ मकान में हम रह रहे हैं वहाँ जो सीढ़ियाँ होती हैं, अंधेरा है पूर्णतः, फिर भी हम सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस आर्किटेक्चर से हम रूबरू है। अंधेरा है फिर भी जाकर के इतने कदम पे जाकर के हम गेट खोल लेते हैं, पूरा अंधेरा है। क्यों? क्योंकि वो आर्किटेक्चर हमारा रूटीन बन गया है, हम उसमें रहते हैं। सेम जब लैंग्वेज के अंतर्गत कोई प्रोग्रामर कोडिंग कर रहा है तो उसको सारा मामला सेट हो जाता है कि कहाँ पर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। लेकिन उससे डिफरेंट यदि आप किसी पड़ोसी के घर में भी गए, कहीं कोई काम से अचानक सडनली लाइट चली गई, फिर आप वहां से हिलेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बड़ा अटपटा सा लग रहा है, जबकि आपके घर की सीढ़ियां फटाफट फटाफट अंधेरे में भी उतर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस आर्किटेक्चर से आप रूबरू है। तो माइक्रोसॉफ्ट का यही गोल है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आर्किटेक्चर उसे मालूम है तो सेम उसी का वो दूसरी लैंग्वेज में जाकर के, यानी पीसी एप्लीकेशन में बनाना जानता है, तो उसके लिए एक आसान इन्वायरमेंट हो वेब एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन हमें दिया होता है, जैसे विजुअल, जे शार्प, सी प्लस प्लस, अदर प्रोजेक्ट, ये सारे। अभी फिलहाल के लिए हम विजुअल बेसिक के अंदर विंडो फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट उस प्रोजेक्ट का नाम माइक्रोसॉफ्ट खुद दे देता है, यानी विंडो एप्लीकेशन 5। अब आप चाहें कि इसका प्रोग्राम हमारे हिसाब से हो, यानी हम किसका प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसका नाम आप अपने हिसाब से डिफाइन कर दीजिए, जो भी आप देना चाहें। जैसे अभी हम फिलहाल एक प्रोग्राम वेलकम का बना देते हैं, वेलकम हमने नाम दे दिया उसका। लोकेशन ये बहुत जरूरी है, आप इसे इस पर ध्यान रखें। डी ड्राइव में ही आप सेव करेंगे ज़्यादा अच्छा है, DIE, यानी सी को छोड़ दीजिए। बाय द बाय यदि सिस्टम करप्ट होता है तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, यानी प्रोग्राम आपके एज इट इज मिल जाएंगे, है ना। और डेटा की उपयोगिता आप समझ चुके हैं। एक्सेल में यदि आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं और वो गलती से डिलीट हो गए हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल का अनुभव हुआ होगा, यानी एक रियल प्रैक्टिकल। बिना डेटा डिलीट हुए मजा नहीं आता, है ना। एहसास होना चाहिए, फीलिंग आना चाहिए कि हमारा डेटा डिलीट हुआ है क्या, अरे बाबा, है ना। नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं इतना इसका सौभाग्य नहीं ले पाए, उनको भाग्य साथ दे रहा है, मतलब अच्छा है। पर ऐसे तो देखा है तो प्रैक्टिकल में बिछड़े ही हैं वो। चलिए, तो लोकेशन हमने डी, आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये बड़ा आसान है। ब्राउज में जाएंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे और एनी ड्राइव आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये मेरा मानना है कि इसमें आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। और यदि आप ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाते तो फिर आपको .NET सीखने का कोई अधिकार कह सकते हैं इसको नहीं है। तो थोड़ा विशेष ध्यान रखें इस बात का, फोल्डर क्रिएट करना वगैरह ये सब हम सीख के आए हैं इसलिए। तो हम, हमारी डायरेक्टरी क्या है, DVB.NET प्रोग्राम। आप जो भी नाम देंगे उसमें आपका सेव हो जाएगा। और जब भी आपको उस प्रोग्राम की आवश्यकता है, न्यूज़ प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, तो आप इधर उधर ना ढूंढेंगे, सीधे अपनी डायरेक्टरी में जाएंगे, वहाँ से आप ओपन करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि सर हमने तो कर तो दिया था पर हमें नहीं पता, वो बेकार की बातें हैं।
तो नाम देना है और लोकेशन देना है, इसका बखूबी ध्यान रखें। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे विंडो एप्लीकेशन, देन ओके करेंगे। जब आप ओके करते हैं तो ये VB.NET आर्किटेक्चर ओपन हो गया है और यहाँ पर मिलते हैं आपको कई सारे आईडी टूल्स। ये जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे और इसमें भी आपको कॉमन कंट्रोल और ये सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं। इन सभी के माध्यम से एक वेल एप्लीकेशन आप डिजाइन कर सकते हैं और उसका कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम किसी भी आईडी, जो बार बार हम बात कर रहे हैं आईडी टूल की, पुराने VB की बात करें जो .NET से हट करके था, उसमें हर ऑब्जेक्ट आपको रेडीमेड मिलते हैं। जैसे ये बटन है, तो ये बटन क्या करेगा, तो बटन किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे आप लोगों ने बटन का बखूबी बहुत सारा यूज किया, जैसे स्टार्ट, तो स्टार्ट बटन है, यानी ये क्या करेगा, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा। सेम ये एक बटन है, इससे आप जो चाहें वो टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, बस उसको बताना होगा कि आप चाहते क्या है। पुराने लैंग्वेज कंसेप्ट में जैसे C++, पुराने की बात करें, तो ये बटन जैसा हमें रेडीमेड यहाँ से उठा करके लिया है, ऐसा नहीं मिलता था। पहले आपको एक आर्किटेक्चर मिलता है, एक फ्रेम मिलती है, उस फ्रेम में आपको सब कुछ बताना पड़ता है। सबसे पहले तो वहाँ पे जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम कोई भी नया काम करते हैं तो बोलते हैं आओ जी गजानन आओ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। तो इस प्रकार की 2-3-4 लाइनें बोलनी पड़ती थी यानी कोडिंग में, तब जाकर के कोड यानी प्रोग्राम का एक बेस कंसेप्ट होता है। फिर आप आगे अपना कोड डालिए कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर इस बटन को बनाओ, पहले इस बटन को बनाओ, फिर उस बटन के अंतर्गत उसकी कोडिंग करो। पहले ये बताओ कि बटन है, हमने जो डिजाइन किया बटन है, ये बताओ। फिर उस कोड, उससे संबंधित उस बटन से क्या परफॉर्म करवाना चाहते हैं, क्या टास्क करवाना चाहते हैं, वो भी आपको बताना होता था। VB के अंतर्गत ये कर दिया था कि उन्होंने बटन रेडीमेड दिया था आपको, बटन दिया, ऑब्जेक्ट सारे दिए, यानी टेक्स्ट बॉक्स दिया, चेक बॉक्स दिया, रेडियो बटन दिया, यानी बहुत सारे दिए। हालांकि इतने सारे नहीं दिए जितना अब दिया है, या नए वर्जन में और उन्होंने बढ़ाया है, लेकिन हाँ अधिकतर आईडी टूल्स दिए हुए थे। अब यहाँ पे क्या किया, ये बटन है, पुराने वर्जन में ये बटन है, ये उसको नहीं मालूम था ये बटन है, लेकिन ये बटन है ये बात यूजर को बताना पड़ता है, यानी इस पे कोड लिखना पड़ेगा कि हे एवी आप बटन हो। जैसे हनुमान जी की शक्ति क्षीण हो जाती है ना, भूल जाते हैं, उनको श्राप मिलता है, तो उनको वहां बताया कि हनुमान बजरंग बली है, तुम तो ऐसे महावीर हो जो मतलब सूर्य को निगल सकते हो, तो समुद्र क्या चीज है, याद दिलवाया उसको। तो पुराने वर्जन में याद दिलवाया जाता था कि आप बटन हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप किसी टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। इसमें पहले ही बोल दिया गया कि नहीं नहीं आप कर सकते हो, मैं हूं बोले मुझे मालूम है। तो यहाँ पर पहले ही उसकी प्राइवेट इवेंट डिक्लेयर की गई, वो किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है ये सब कोड दिया गया। हाँ, इनमें कोई करेक्शन करना है तो यूजर को ये ऑप्शंस दिए गए, यानी ऐसा नहीं है कि आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। इसकी कौन सी इवेंट से आप परफॉर्म करवाना चाहते हो, बाय डिफॉल्ट एक बटन की इवेंट क्लिक ही होती है, यानी इस बटन पर क्लिक ही किया जाता है। जैसे हमने टास्क ये इसको स्टार्ट मेन्यू को, तो स्टार्ट मेन्यू को हमने क्लिक ही किया है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, वो इसकी जो इवेंट है वो क्लिक इवेंट है। अब इस क्लिक इवेंट पे आप क्या करवाना चाहते हो ये यहाँ पर आप दे दो, यानी हनुमान जी के पास शक्ति अवेलेबल है, आप उनसे अनुरोध करें कि आपको काम क्या करना है। कहते हैं ना कि है संकट मोचन, हमारा ये दुख थोड़ा सा दूर कर देना। तो यहाँ पर इस बटन से आपको कहना पड़ेगा कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म कराना है। जैसे हमने इसको एक टास्क दिया कि हमें एक वेलकम मैसेज चाहिए, हमें क्या चाहिए, जब भी आपको क्लिक करें एक इवेंट को हम परफॉर्म करें तो एक वेलकम मैसेज दें। तो हमने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे बोला क्या बोला, मैसेज बॉक्स। इसके लिए मैसेज बॉक्स के लिए MSG बॉक्स लगता है, MSG बॉक्स, और उस बॉक्स में हमने एक मैसेज पास किया वेलकम। ठीक है, ये वेलकम हमने असाइन किया। ध्यान रखिएगा यदि गलत है तो वो फिर अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, इस मैसेज पास करवाने के लिए मैसेज बॉक्स होता है, मैसेज MSG कमांड होता है, MSG बॉक्स कोष्टक और डबल नोटेड के अंतर्गत जो भी आपको मैसेज देना है वो आप छोड़िए। देन हम वापस डिजाइनिंग विंडो में जाते हैं। यहीं पे डिजाइनिंग विंडो है, ये फ्रेमवर्क विंडो है, कोडिंग विंडो है, और ये स्टार्ट पेज है। यहाँ से किसी भी प्रोजेक्ट को आप रन करवा सकते हैं, जो इसका एग्जीक्यूटिव इंजन यहाँ पर कह सकते हैं, इसका फ्रेमवर्क का खुद का। CLR अंदर होता है, CLR यहाँ नहीं दिखाई देगा आपको। CLR इस कंसेप्ट में जैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया तो इसको रन करने का जो काम करेगा वो CLR करेगा। अब इसको रन एंड कंपाइल के लिए बटन दिया गया, इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो हट करके आएगा, ये रनेबल विंडो है। ये डिजाइन विंडो है,
ये रन लेवल दोनों में अंतर भी दिखाई देता है। और एक अच्छा डॉटनेट प्रोग्रामर इस बात को विशेष ध्यान रखेगा। इसका मतलब क्या है कि मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब आप प्रोग्राम को रन करें तो ये रन विंडो को देखें और ये डिजाइन विंडो को देखें। डिजाइन विंडो इस प्रकार से खुलेगी, रन विंडो इस प्रकार से खुलेगी। यदि आपने बाय द वे इसको क्लिक कर दिया तो ये बैक में चली जाती है। अब बैक में क्या हो, यानी प्रोग्राम रन है, रनिंग अवस्था में आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते। यदि जैसे आप चाहते हैं कि वेलकम को मिटा दें, नहीं कर पाएंगे। बोले सर हमारे इसमें तो हो ही नहीं रहा। इस बात का ध्यान रखें, ताला लगा हुआ है, लॉक का चिन्ह है, इसका मतलब है कि प्रोग्राम रनिंग अवस्था में। जब वो प्रोग्राम रन है मतलब वो सीपीयू के पास जा चुका है, रैम के अंदर लोड हो गया और उसका ऑपरेशन हो चुका है। तो ऑपरेशन के दौरान आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते। बात ध्यान रखिए। क्या करें उसके लिए, तो ये विंडो का आप क्लिक करिए, जो बैक में था वो फ्रंट में आ जाएगा। देन इसको पहले क्लोज कर दीजिए, फिर कोई भी करेक्शन कर दीजिए। फिलहाल अभी हमने इसको रन नहीं किया है, रन तो कर दिया पर हमने उसका टास्क देखा नहीं क्या देगा। तो हमने इसको क्लिक किया, क्या दिया, वेलकम। हमने यही कहा था कि एक मैसेज छोड़े वेलकम का, उसने हमारे लिए एक मैसेज छोड़ दिया। वाया किसके माध्यम से, आईडी टूल्स। उन आईडी टूल्स में कौन सा यूज किया हमने, बटन। तो एनी आईडी टूल्स आप इसमें यूज कर सकते हैं जो उसमें दिए हुए हैं। यही बात यहाँ पर दी गई, कही गई कि एक्सटर्नल विंडोज प्रोवाइड करवाना है जो इंटरेक्टिव वेबसाइट भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं एंड वेब सर्विसेज क्रिएट करना। ध्यान रखिएगा, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में थोड़ा अंतर होता है। जो नॉर्मल साइट होती है, नॉर्मल जैसे आपने विक्रम विश्वविद्यालय का वेबसाइट यूज किया होगा, तो विक्रम विश्वविद्यालय से आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कोई भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एडमिशन के लिए फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। एडमिशन के लिए फॉर्म कहाँ सबमिट करते हैं, वाया एमपी ऑनलाइन। यानी वो वर्क किसको दे रखा है, एमपी ऑनलाइन को दे रखा है। तो जब भी आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो विक्रम.mpionline.gov.in विक्रम लिखा हुआ है, लेकिन वाया सर्वर किसका है, एमपी ऑनलाइन। तो एमपी ऑनलाइन जो यूज करते हैं वो एक वेब एप्लीकेशन है, कंप्लीट एप्लीकेशन है, जिसको हम डायनेमिक वेबसाइट बोलेंगे, जहां पर सभी प्रकार के ऑपरेशन हो रहे हैं, यानी इनपुट लेने का और देने का सारी प्रोसीजर हो रही है, तो उसको हम वेब एप्लीकेशन बोलेंगे। तो इसलिए दो कीवर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं, एक वेब साइट और एक वेब एप्लीकेशन। साथ ही साथ पीसी एप्लीकेशन के लिए भी एक आईडी, दोनों में आईडी मिलता है जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार। तो आईडी टूल यहाँ पर कंप्लीट प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा क्या क्या दिया गया, तो विंडोज सॉफ्टवेयर के लिए डॉटनेट आज की डेट में बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसकी हेल्प से फास्ट, बेस्ट एंड सिक्योर सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जा सकते हैं। डॉटनेट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। डेवलपर के लिए डॉटनेट वेब सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज एंड विंडो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए इंटीग्रेटेड सेट ऑफ टूल्स प्रोवाइड करवाता है। इंटीग्रेटेड टूल, सेट ऑफ टूल वही है सारे टूल्स जिनकी हम बार बार जिनका जिक्र कर रहे हैं। ये ठीक है, और ये ऐसा हिडन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इस टूल को आप क्लिक करें और यहाँ पर आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। बाय द वे टूल बॉक्स नहीं आता है तो यहीं पर आपको ये पानी और हथौड़े का एक आइकॉन है, टूल्स का आइकॉन है, इसको आप क्लिक करिए तो ये टूल्स सारे मिल जाएंगे। तो सारे इंटीग्रेटेड टूल्स यहाँ पर ये प्रोवाइड करवा रहा है। आगे क्या कहता है, डेवलपर के लिए डॉटनेट वेब सॉफ्टवेयर सर्विस एंड विंडो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए इंटीग्रेटेड टूल्स प्रोवाइड करवा, तो ये हो गया। कंपनीज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए डॉटनेट स्टेबल, स्केलेबल एंड सिक्योर इन्वायरमेंट देता है। ये एंड टू एंड यूजर के लिए डॉटनेट में बने हुए सॉफ्टवेयर ज़्यादा रिलायबल, सिक्योर होने के साथ साथ ज़्यादा कॉम्प्लिबिलिटी होते हैं एवं अलग अलग डिवाइस जैसे कि लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड पॉकेट पीसी पर आसानी से सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एंड टू एंड यूजर के लिए डॉटनेट में बने सॉफ्टवेयर ज़्यादा रिलायबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और सिक्योर होते हैं। ज़्यादा क्या गया है, 100% नहीं कहा गया, ध्यान रखना, क्योंकि हर कोडिंग का एक कंसेप्ट होता है। यदि वो कह दे कि वो 100% सिक्योर है तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई यूजर कैसे उसको क्रैक कर देगा कुछ नहीं कह सकते। जैसे कुछ दिन पहले, अभी एक दो दिन पहले रिसेंटली प्रधानमंत्री का जो इंस्टाग्राम कौन सा ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था कुछ समय के लिए, पर किया तो गया ना, संभव तो हुआ ना। यानी वो 10 मिनट तो बहुत होता है, 1 मिनट के लिए भी हैक हुआ तो 1 मिनट में बहुत कुछ कर सकता है। एक भी कोई मैसेज कर दिया उन्होंने कि
कोई भी कर दिया, किसी को भी सपोर्ट कर दिया पीएम के द्वारा, तो वो मतलब ये कह दे कि बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। तो फिर भी हालांकि 100% के साथ में अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जितना जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए कंसेप्ट, और कहीं ना कहीं उसमें एक असावधानी वाला मामला कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है अनसिक्योरिटी का। आगे दे रखा है डॉट नेट में बहुत सारे सपोर्टिंग टूल होते हैं जो कि डेवलपर को डॉट नेट एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट बनाने में हेल्प करते हैं। फ्रेमवर्क क्या है, तो वही जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा किया। डॉट नेट फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2002 में विकसित किया। डॉट नेट फ्रेमवर्क अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी हुई एप्लीकेशन को चलाने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, अर्थात यह एक फ्रेमवर्क है जिसकी सहायता से विंडो एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन को आसानी से बनाया और चलाया जा सकता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क एक्चुअल में एक मॉडल है जिसका उपयोग हम XML वेब सर्विसेज के किसी भी एप्लीकेशन को बनाने, एग्जीक्यूट करने या डेवलप करने के लिए करते हैं। इसके साथ साथ हम इसके द्वारा डेवलपर को किसी भी एप्लीकेशन का लॉजिक कोड लिखने के लिए और प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी को मैनेज करने का काम भी कर सकते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि MS विन के साथ यानी विंडो के साथ मिलकर काम करता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क कई सारे पहले से डिफाइन सॉल्यूशन प्रोग्राम होते हैं जो कि कॉमन प्रोग्राम के आधार पर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क के आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए निम्न डायग्राम का यूज किया जाता है, जो हमने डायग्राम देखा है। इसके साथ साथ ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, तो विंडो एपीआई ने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। डॉट नेट के अंतर्गत हमारा विंडो ओएस ओप्स कंसेप्ट का उपयोग करता है। इसका कार्य विंडो एपीआई हमारे नॉर्मल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को उप्स प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये विंडो कर्नेल की डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी यानी एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यूज किया जाता है, तो उसको बोलेंगे हम DLL, ठीक है। और नॉर्मली हम जब भी कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो उसको शॉर्ट में बोलेंगे API। तो आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए API ने क्या किस बात की ओर इंगित कर रहे हैं। क्या मिलता है, कॉमन सर्विसेज इसमें मिलता है, CLR इसके अंदर मिलता है, BCL इसके अंतर्गत मिलता है, जिसके बारे में हमने अभी तक चर्चा किया है, ठीक है। डेटा एंड XML इसके अंदर मिलता है। ASP एंड विंडो फॉर्म दोनों ही इसमें मिलते हैं, चाहे यूजर चाहे जिस पे भी जो है कि प्रोग्राम डिजाइन कर सकता है। CLS इसमें है कॉमन लैंग्वेज सिस्टम या स्पेसिफिकेशन, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क का मेन कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट में FCL है, CLR है और CLS है, CTS है। CTS है कॉमन टाइप सिस्टम, वो भी इसमें काम करता है, ठीक है। लैंग्वेज का कलेक्शन है, ये थोड़ा सा आप पूरा पढ़ लेना तो बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद CLR क्या करता है, तो CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, यानी ये मेन कंपोनेंट है जो यूजर के द्वारा लिखे गए कोड को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए CLR डिजाइन किया गया डॉट नेट में। दे रखा है CLR डॉट नेट फ्रेमवर्क की प्रथम लेयर मानी जाती है। CLR डॉट नेट में लिखे गए प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है, अर्थात CLR यूजर को ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसके अंदर यूजर कम से कम समय में किसी भी एप्लीकेशन को आसानी से बनाकर डेवलप करा सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है। CLR प्रोग्राम में क्रियान्वयन के साथ साथ यानी एजुकेशन के साथ साथ निम्नलिखित सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। कौन कौन सी वो निम्न सर्विस, एप्लीकेशन के लिए आवश्यक कोड कंपाइल करना, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना, प्रोग्रामिंग क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी को अलॉट करना, कहाँ कैसे यूजर को मेमोरी अलॉट हो गया उसके वेरिएबल, प्रोग्राम में सम्मिलित समस्त थ्रेड को मैनेज करना, कौन कौन सी टास्क चल रही है उनको मैनेज करने का काम भी यही करता है। गार्बेज कलेक्शन को हैंडल करना, क्योंकि सीधी सी बात है कि कोई प्रोग्राम रन होगा तो उसमें कुछ गार्बेज कलेक्शन भी आएगा, जिसे हम कचरा बोलते हैं, वो आएगा। एक्सपेंसेस हैंडलिंग, कितना एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ कितनी थ्रेड्स चल रही है उनको मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस हैंडलिंग भी ये सपोर्ट करता है। आगे दे रखा है CLR के द्वारा CTS यानी कॉमन टाइप सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जो प्रोग्राम को रन कराने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। CLR को CLI यानी कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। जब डॉट नेट प्रोग्राम कंपाइल होता है तब प्रोग्राम की आउटपुट एग्जीक्यूट फाइल नहीं बनती, डायरेक्टली वो मशीन में नहीं बनाएगा, बल्कि एक ऐसी फाइल बनती है जो विशेष प्रकार के कोड को सम्मिलित करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं MSIL, जिसका जिक्र पहले भी किया था, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कहते हैं। वास्तविकता में MSIL ऐसे निर्देशों का समूह होता है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब CLR ही इस इंटरमीडिएट कोड को एग्जीक्यूट कोड में बदलता है। यह MSIL कोड JIT जस्ट इन टाइम
के माध्यम से एग्जीक्यूट कोड में बदल जाता है। जेआईटी कंपाइलर MSIL को आवश्यकतानुसार नेटिव कोड में बदलता है, यानी मशीनी भाषा में। CLR को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें CTS है, CLS है, CIL है, JIT है और VESN है, वर्चुअल एग्जीक्यूशन सिस्टम, यानी फिजिकल नहीं होता, सब ये वर्चुअल होता है और मशीनी कोड में ये बदल देता है। ठीक है, तो आज बेसिक सा आप एक प्रोग्राम जो हमने वेलकम मैसेज का किया बना सकें तो अच्छा है। कल से हम इसका आगे कंसेप्ट देखेंगे और बेसिक से प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे की प्रोग्राम की ओर हम चलेंगे। ये CLR का मॉडल है जो अपने नोट्स में भी दिया गया है। क्या करता है, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे उसका कंपाइलर आएगा और यहाँ पर MSIL के माध्यम से कोड दे दिया जाएगा। CLR को CLR JIT के माध्यम से नेटिव कोड में बदल देगा। ठीक है, लास्ट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो इसको पूरा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है।